हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आई क्लास। माय नेम इज राहुल विश्वकर्मा। तो बच्चा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विद्युत क्या है, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सुनो, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि किसी भी द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर या उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए मैंने द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीख लिया। किसी भी द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तो आप ई अक्षीय और ई निरक्षीय फॉर्मूला लगा सकते हो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे डायपोल को, पूरे के पूरे द्विध्रुव को उठा के कहां लेके जाना है, एक पर्टिकुलर किसी विद्युत क्षेत्र में लेके जाना है। सपोज अब क्या करना है, थोड़ा सा यूनिक काम करना है। यूनिक काम करने का मतलब कि सपोज विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए क्या मुझे फील्ड लाइंस यानी बल रेखाएं बनानी पड़ेगी, बिल्कुल सर बनानी पड़ेगी। और समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र बोलो या समरूप विद्युत क्षेत्र बोलो, तो समान विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से बनाई जाएगी। सभी बल रेखाएं आपस में पैरेलल होंगी, समांतर होंगी और उनके बीच का जो गैप है वो भी बराबर होगा। ये समान विद्युत क्षेत्र हो गया आपका। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी विद्युत द्विध्रुव को लेकर और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चला जाता हूँ। क्या करना है बच्चों, सुनो, इस तरीके से एक कोई भी द्विध्रुव लेके आया और इस द्विध्रुव को कहां लेके चला गया मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात समान विद्युत क्षेत्र में। कहां चला गया, समान विद्युत क्षेत्र में चला गया। समान विद्युत क्षेत्र में चला गया इस पूरे डायपोल, इस पूरे विद्युत द्विध्रुव को लेकर। सर ये विद्युत द्विध्रुव तो दिख ही नहीं रहा, ये देखो, ये इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, ठीक है। लेकिन बच्चों मैंने इस बार थोड़ा सा गेम में चेंज किया। अभी तक आप द्विध्रुव कैसे रख के पढ़ रहे थे, इस तरह सुला दिया था, गहरी निद्रा में सोया हुआ था द्विध्रुव। अभी द्विध्रुव क्या कर रहा था, गहरी निद्रा में सोया हुआ था। अब आपने इसको उठा के थोड़ा सा किसी एंगल पर ऐसे लेके गए। मान लो कि ये जो एंगल है या ये जो द्विध्रुव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल पे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे। सर ऐसे रख देते तो ऐसे भी रखेंगे, टेंशन मत लें। फिलहाल क्या कर रहे हैं अपन, एक एंगल पर लेके चलेंगे। इसको उठाया, उठा के ऐसे पटक दिया विद्युत क्षेत्र में। और ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र। तो जरा देखते हैं कि इसके साथ में क्या क्या दुर्घटना होगी, इसके साथ में क्या होगा। तो देखो, मैंने आपको एक चीज बताई कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश Q रखा हुआ है, सुन, किसी भी विद्युत क्षेत्र में समरूप हो या असमरूप हो, समान हो या असमान हो, बट विद्युत क्षेत्र हो, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल कितना था, बहुत कैलकुलेशन किए, बहुत सवाल किए, मना नहीं कर सकते आप लोग। F = Q × E, आवेश का परिमाण और इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण, यानी दोनों का प्रोडक्ट। तो बच्चों अब सुनो, प्लस आवेश है, ये कौन सा आवेश है, धनावेश और ये ऋण आवेश है। इस पर फोर्स कितना लगेगा वो बताओ पहले। इस पर फोर्स कितना लगेगा, मान लो ये 1, फोर्स कितना लगेगा, Q × E। इस पर फोर्स कितना लगेगा, Q × E, ठीक है सर, ये 2। इस पर फोर्स कितना लगेगा, Q × E। इस पर फोर्स कितना लगेगा, Q × E। दोनों पर बल क्या लग रहा है, Q × E, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों तरफ आवेश क्या है, बराबर है, इधर भी Q इधर भी Q, प्लस माइनस से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों के लिए एक ही है, तो यहाँ पर लगने वाला बल क्या होगा, F = Q × E, यहाँ पर भी F = Q × E। अब बात आती है, धनावेश पर बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, और ऋणावेश पर बल इस डायरेक्शन में। धनावेश पर बल किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ऋणावेश पर बल किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर लगेगा। क्या दिक्कत है, सिंपल। अब मुझे क्या बल का परिमाण बराबर है या बल का परिमाण बराबर है
F1 बराबर F2 है। हाँ है तो सही सर, इधर भी QE और इधर भी QE। अगर इधर 10 न्यूटन का बल आया तो इधर भी 10 न्यूटन का बल बराबर है। लेकिन क्या इनकी डायरेक्शन अपोजिट है? लेकिन क्या इनकी डायरेक्शन अपोजिट है? एक इधर लग रहा है तो दूसरा उधर लग रहा है। अगर ये इधर लग रहा होता तो दूसरा उधर लग रहा होता, यानी कि दोनों बल क्या है? आपस में परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो क्या होगा? सुन, इस पूरे द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल क्या है? F नेट कुल बल बताओ, कैसे लिख दूं इसको? द्विध्रुव पर, पहले मैं चेक करता हूँ कैमरा में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इनको दिख रहा है बहुत बढ़िया तरीके से और बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल। बताओ भाई, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा है, कोई नहीं कर सकता। F नेट क्या होगा? सर इन दोनों को ऐड कर दो, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। सर ये दोनों तो परिमाण में तो बराबर, दिशा में विपरीत है, यानी कि F1 माइनस F2। बोले तो नेट फोर्स कितना आया? 0। नेट फोर्स कितना आया? 0। नेट फोर्स कितना आया? 0। यानी कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? 0। उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? 0। अर्थात पहला पॉइंट, यदि कोई द्विध्रुव समान विद्युत क्षेत्र में है, समान विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? 0 तुल्य होगा। कुल बल 0 होगा, अर्थात F नेट इज इक्वल टू 0। जहां आपको समान विद्युत क्षेत्र दिखे, जहां भी आपको इस तरीके का समान विद्युत क्षेत्र दिखे, डायरेक्ट F नेट इज इक्वल टू क्या पुट करना है? 0। यानी कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव किसी समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो पहला केस तो क्या पुट करना है? उसमें जो नेट बल है या नेट टोटल बल है, नेट फोर्स कुल बल कितना होगा? 0 होगा। द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है सर, 0 तो हो गया। अब क्या करें? दूसरी चीज, पहला काम तो खत्म कि उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? 0 होगा। इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा बेटा? 0। 0 रख दिया, खत्म। अब सुनो, ये द्विध्रुव कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये द्विध्रुव कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है साहब, रख दो। अब सुनो, ये F1 यानी ये प्लस धनावेश वाला जो बल है वो इसको क्या करेगा? इधर खींचेगा। वो इसको क्या करेगा? इस तरफ खींचने का काम करेगा। यानी ये बल क्या करेगा? इस तरफ खींचेगा। तो फिर खींचो, इधर बात करें ऋण आवेश वाले बल की बात। ये ऋण आवेश वाला बल क्या करेगा? इसको इस तरफ खींचने का काम करेगा, इसको इस तरफ खींचने का काम करेगा। यानी कि द्विध्रुव का ये वाला पॉइंट तो इस तरफ खिंचाई में आएगा और ये वाला पॉइंट इस तरफ खिंचाई में आएगा। यानी कि कुछ इस तरीके का सीन बनेगा इसके साथ। ये द्विध्रुव है तो ये वाला एंडी, ये माइनस क्यू आवेश, ये देख, ये माइनस क्यू, ये प्लस। ठीक है, अब ये माइनस क्यू क्या करेगा? इस तरफ खींचने का काम करेगा और ये प्लस क्यू की तरफ का बल इस तरफ खींचेगा। तो ये क्या करेगा बच्चों? ये जो द्विध्रुव है ये अपनी अक्ष पर इस तरीके से घूर्णन गति करने लग जाएगा। जैसे घड़ी की स्पीड करती है ना रोटेशन, वैसे ये घूर्णन गति करने लग जाएगा ऐसे। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा? ये जो डायपोल है, ये जो द्विध्रुव है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से गतिमान होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख, इस तरीके से गतिमान होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसे घूर्णन गति करने लग जाएगा। ये देख, ये आपस में ऐसे घूर्णन गति करने लग जाएगा। अगर घूर्णन गति करेगा, यानी कि अगर घूर्णन गति करेगा यानी रोटेशन मोशन करेगा, क्या करेगा? रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा? रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर देगा। अर्थात द्विध्रुव अच्छा, द्विध्रुव पर कुल बल तो कितना है? 0। लेकिन हर एक आवेश पर बल तो है, हर एक आवेश पर आपस में बल तो है। इस पर भी बल है और इस पर भी बल है। हाँ, कुल बल 0 है लेकिन इन दोनों पर आपस में बल भी है।
तो द्विध्रुव पर द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के बल समान परिमाण तथा विपरीत बल, ऐसा लिख देते हैं। विपरीत बल बोले तो एक दूसरे के अपोजिट है, ये इधर और ये इधर। समान परिमाण तथा विपरीत बल आरोपित होते हैं। आरोपित किसकी वजह से हो रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की वजह से आरोपित होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में आरोपित होते हैं। समान परिमाण के बल आरोपित होते हैं। अगर ये बल आरोपित हो रहे हैं, अतः क्या होगा? अतः द्विध्रुव अपनी अक्ष पर घूर्णन, अपनी अक्ष के अनुदिश, ऐसे लिखते हैं, अपनी अक्ष के अनुदिश घूर्णन गति आरंभ कर देता है। अपनी अक्ष के अनुदिश घूर्णन गति आरंभ, अब कुछ तूफानी हुआ, आरंभ कर देता है। अर्थात ये कि इन दोनों बलों के कारण ये द्विध्रुव क्या कर रहा है? अपनी अक्ष, यानी कि बिल्कुल इसका एक सेंटर पॉइंट ओ, ये देख, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल एल, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी स्मॉल एल, दोनों डिस्टेंस क्या हुई? स्मॉल एल। तो ये ओ पॉइंट क्या है? इसका अक्ष है। तो अपनी अक्ष के अनुदिश ये क्या करेगा? अभी ये वाला कैसे, तो इसमें घूर्णन गति कैसे हो जाएगी? ऐसे घूर्णन करने लग जाएगा, इधर ऐसे घूर्णन करने लग जाएगा, ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, रोटेशनल मोशन करने लगेगा। जैसे घड़ी की स्पीड बढ़ती है वैसे रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर देगा। तो अपनी घूर्णन गति आरंभ कर देता है। अब घूर्णन गति आरंभ कर दी, ठीक है। तो जो घूर्णन गति आरंभ तो कर दी इसमें, पर यहाँ पर अब कुछ क्या होगा? घूर्णन गति आरंभ करती है तो टॉर्क यानी बलाघूर्ण चाहिए आपको। क्या चाहिए? बलाघूर्ण। जैसे कोई भी गति करने के लिए क्या आवश्यक होता है? बल आवश्यक होता है। उसी तरह से घूर्णन गति करने के लिए बलाघूर्ण की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल गति करने के लिए बल की जरूरत, तो घूर्णन गति करने के लिए बल आघूर्ण की जरूरत। जैसे बोलते हैं टॉर्क बोलते हो आप, है ना, तो लिखते हो। तो अब बात करते हैं, अब टॉपिक स्टार्ट होगा कि बलाघूर्ण द्विध्रुव के लिए। अतः घूर्णन गति करने हेतु, यानी घूर्णन गति करने के लिए घूर्णन गति हेतु द्विध्रुव पर बलाघूर्ण आरोपित होगा। बलाघूर्ण आरोपित होगा, यानी कि अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? टॉर्क करके बैठना है। क्या कैलकुलेट करना है? टॉर्क। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? टॉर्क की वैल्यू, ठीक है। यहां तक कॉपी करो, इस पॉइंट से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, अब इस विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या करना है? हमें बलाघूर्ण की गणना करनी है। उसी थर्ड पॉइंट के नीचे से लिखेंगे द्विध्रुव के लिए कैसे लिखते हैं? विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत द्विध्रुव के लिए बलाघूर्ण। अब मुद्दे की बात स्टार्ट होने लगी है बच्चों। अब मुद्दे की बात अब स्टार्ट होने लगी, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के लिए बलाघूर्ण क्या हो सकता है? विद्युत द्विध्रुव के लिए बलाघूर्ण क्या हो सकता है? तो बलाघूर्ण का फॉर्मूला तो है टो इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लंबवत दूरी। फोर्स इंटू लंबवत दूरी, फोर्स इंटू लंबवत दूरी, यानी कि किसी भी बिंदु पर लगने वाला बलाघूर्ण उस पर आरोपित बल तथा लंबवत दूरी के गुणनफल के तुल्य होता है। आरोपित बल तो यहाँ पर क्या है? F है। F इक्वल टू QE है। आपको क्या निकालना है बच्चों? लंबवत दूरी। सर दूरी
तो मुझे स्मॉल एल दी हुई है, दूरी तो मुझे क्या दी हुई है, स्मॉल एल। अब क्या करूँ, सुन परेशान होने की बात नहीं है। देख ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, समानांतर रूप से थीटा एंगल होगा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तेरे को दे दी स्मॉल एल। अच्छा इस दूरी के दो घटक आएंगे, इस दूरी के दो घटक, एक तो इधर वाला तो आ गया एल कोस थीटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल एल। इधर वाला घटक कौन सा हो गया, एल कोस थीटा, और इधर वाला घटक क्या हो गया, एल साइन थीटा। इधर वाला घटक क्या हो गया, एल कोस थीटा, और इधर वाला घटक एल साइन थीटा हो गया। हाँ ये बात तो केवल सही है। ये वाला घटक तो कैसा हो गया, एल कोस थीटा, और ये वाला घटक कैसा हो गया, एल साइन थीटा हो गया। यानी कि इसकी जो लंबवत दूरी, अब बताओ इसके लिए लंबवत दूरी क्या ये होगी, इस वाले बल के लिए लंबवत दूरी क्या होगी, ये देख फोर्स लग रहा तेरा इधर F1 इक्वल टू Q इंटू V। ऐसा ही सीन है, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, ऐसा ही सीन है। फोर्स कितना लग रहा है, इस डायरेक्शन में। लंबवत दूरी का मतलब चाहे या तो ऐसी हो या फिर इधर हो, लंबवत दूरी चाहे इधर हो या इधर हो, लेकिन तेरे को घुमाना किधर है, इस द्विध्रुव को घुमाना किधर है, इस डायरेक्शन में। ऐसे घुमाना है, इस तरीके से घुमाना है, इस तरीके से घुमाना है। तो तेरे को यानी कि कहाँ घुमाना है, इसको नीचे की तरफ। कहाँ घुमाना है, नीचे की तरफ घुमाना है। तो जो लंबवत दूरी लेगा वो भी कौन सी लेगा, नीचे वाली लेगा। ये भी नीचे वाली दूरी लेगा। अब ये नीचे वाली दूरी क्या है, एल साइन थीटा। क्या है नीचे वाली दूरी, एल साइन थीटा। तो ये लो एल साइन थीटा, खत्म केस, खत्म डायरेक्ट। अब फिजिक्स खत्म, सिर्फ मैथमेटिक्स लगेगी। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा बना देना, समझने के लिए बना लेना, यहाँ पर ऐसा इस तरीके का सीन बना दो कि लंबवत आरोपित बल तो F इक्वल टू Q इंटू E, और लंबवत जो दूरी है वो कितनी है, L साइन थीटा। सर ये तो आपने इसके लिए बताया, इसके लिए भी सेम। देख बल तेरा इधर लग रहा है। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या ऊपर की तरफ घुमाना है, इस वाले आवेश को क्या करेगा तू, ऊपर की तरफ लेके जाएगा। यानी कि दूरी है वो कौन से नीचे, ऊपर वो नीचे। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इधर भी एल कोस थीटा, इधर भी एल साइन थीटा, तो वापस से कौन सी लेगा, एल साइन थीटा ही लेगा। क्या कोई बात, दो चीजें चाहिए कि मेरे बल चाहिए और लंबवत दूरी। फॉर्मूले में पुट करो, आरोपित बल टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स को फोर्स ही लिखने दिया, लंबवत दूरी की जगह रख दिया एल साइन थीटा, लंबवत दूरी की जगह रख दिया एल साइन थीटा। फोर्स का मान तेरे को पता है Q इंटू E, तो इसको और सोल्व करो, Q E L साइन थीटा, Q E L साइन थीटा। अब जरा और इसमें एडिटिंग हो सकती है क्या, आपको कहीं पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो क्या, आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, अभी नहीं करना। तो जो ये वाली जो टॉर्क आई, ये कैसी आई, टॉर्क नंबर 1। ये कौन सी टॉर्क है, टॉर्क नंबर 1, यानी कि यहां के लिए। ठीक है, अभी वेक्टर बना देते हैं, फिलहाल वेक्टर छोड़ दो। ठीक, इस वाले पॉइंट के लिए भी सेम टॉर्क आएगा, इस वाले टॉर्क के लिए भी सेम F इंटू L इंटू साइन थीटा आएगा। तो टॉर्क 2 उसके लिए भी सेम फॉर्मूला आएगा, F इंटू L इंटू साइन थीटा। सर कैसे, इधर ये वाला चार्ज है -2, इधर तेरा बल लग रहा है F2, है ना। अब तुझे ऐसे क्या करना है, ऐसे डिस्टेंस दी हुई, ठीक है। यहां से एंगल तेरा थीटा, ये L डिस्टेंस, इसका एक कंपोनेंट आया था L साइन L कोस थीटा इधर, और एक कंपोनेंट आया था L कोस थीटा L साइन थीटा। अब तुझे क्या चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए। लंबवत दूरी किससे दी गई, L साइन थीटा से, तो बल इंटू L साइन थीटा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो F इंटू L इंटू साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर भी जो बल है, जो बलाघूर्ण है, F की वैल्यू रख दे Q इंटू E, Q E L साइन थीटा। अब ये टॉर्क कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, और ये टॉर्क कहाँ लग रहा है, यहाँ।
दोनों बिंदुओं पर, दोनों आवेशों पर अलग अलग बलागुण लग रहा है। इधर टॉर्क 1 लग गया, इधर टॉर्क 2 लग गया। टोटल द्विध्रुव पर कितना बलागुण लग रहा है यार? सुन, ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू को घुमा रहा है टू टो 1 से, इधर भी टू टो 2, मतलब इधर से भी बलागुण दे रहा है और इधर से भी बलागुण दे रहा है। दोनों आवेशों की तरफ से, दोनों पॉइंट से, दोनों अंतिम छोरों से तो क्या दे रहा है? बलागुण दे रहा है। दोनों अंतिम छोरों से क्या दे रहा है? बलागुण दे रहा है। तो कुल बल कितना होगा? टो 1 प्लस टो 2। कुल बलागुण कितना होगा? टो 1 प्लस टो 2। तो द्विध्रुव पर कुल बलागुण कितना होगा? कुल बलागुण कितना होगा? टो नेट इज इक्वल टू टो 1 प्लस टो 2। वेक्टर एडिशन होगा, सदिश योग होगा। क्यों? क्योंकि बलागुण क्या है? सदिश है। फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात, दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। तो डायरेक्ट एड कर दूं, डायरेक्ट एड करूं या चलो लिख ही देता हूं। क्यू ई एल साइन थीटा प्लस टो 2 क्यू ई एल साइन थीटा। एड करने पर क्या बन गया? 2 इंटू क्यू ई एल साइन। एड करने में क्या बन गया? 2 ई एल इंटू क्यू साइन थीटा। खत्म। अब थोड़ा सा एडिटिंग कर देते हैं। क्या? इस 2 को मैं यहां लिख देता हूं, इस 2 को क्या करता हूं? एल के साथ में लिखता हूं। सो टो इज इक्वल टू ई इंटू क्यू 2l साइन। ऐसे लिखते हैं। क्या लिखा? ई इंटू क्यू 2l साइन। अब क्या बनेगा? क्यू इंटू 2l। यहां से अगर इसका डायपोल मोमेंट निकालने को बोलूं, इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालने को बोलूं, तो क्या निकालोगे? क्यू इंटू 2l। क्यू इंटू 2l। क्यू इंटू 2l की जगह क्या लिखते? ई इंटू पी साइन थीटा। ई इंटू पी। अच्छा बच्चों, ये तो था मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा होगा, देखो a इंटू बी इंटू साइन थीटा, आई बी वेक्टर बी। भाई आपको पता है द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र भी क्या है? सदिश राशि। और सदिश राशियों में ऐसा संबंध बता दीजिए, आप क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी। इसको क्या लिख सकते हो? ए क्रॉस बी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? तो वेक्टर इज इक्वल टू, अब जो ई इंटू पी साइन थीटा, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। एक बच्चा नाराज हो गया, सर ऐसे क्यों? ऐसे क्यों लिख सकते हो? हमें थोड़ी पता है कि किधर से किधर जाना है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखें? इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणा है, उसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? देखो, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसे आनी चाहिए? टॉर्क की डायरेक्शन में आनी चाहिए। टॉर्क कैसे लग रहा है? इस तरफ। टॉर्क कैसे लगा? इस तरफ। ये यहाँ पर बलागुण कैसे लगा? इस तरफ ही लगा। ऐसे ही घुमाया मैंने इसको। इधर बलागुण भी, इधर भी ऐसे लगा। यानी कि जो यहाँ पर टोटल बलागुण है, टोटल जो बलागुण है द्विध्रुव पर कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है। कैसे लग रहा है? ऐसे। यानी कि कैसे? क्लॉकवाइज। कैसे लग रहा है? क्लॉकवाइज। तो बलागुण कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है, क्लॉकवाइज। यानी कि इन दोनों का सम, ए क्रॉस पी या लू है, पी क्रॉस ई लू, इनका जो सदिश गुणा की जो दिशा है वो भी कैसी आनी चाहिए? ऐसी आनी चाहिए। ए क्रॉस पी की बात करते हैं, ई इधर और पी इधर, ई से लेके चला पी। क्या ये बलागुण की दिशा में है? नहीं है। देख, बलागुण तो ऐसे लग रहा है और तेरा ये जो इसका आंसर है वो कैसा रहा है? इसकी दिशा कैसे है? ऐसी है। तो ये तो नहीं लिख सकते। पी क्रॉस ई की देख, पी पे रखो उंगली और ई पे चलो। देख, इसकी भी क्या है? क्लॉकवाइज। और टॉर्क की डायरेक्शन भी कैसी है? क्लॉक। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी क्रॉस ई। टॉर्क का फॉर्मूला कैसा होता है? पी क्रॉस। ये है आपका टॉर्क का फॉर्मूला। यानी कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण कैसे है? उसके विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र, उन दोनों के सदिश योग के तुल्य होता है। एक स्टार लाइन लिख लो। विद्युत द्विध्रुव पर
आरोपित बलागुण विद्युत आघूर्ण ऐसे लिखते हैं उसके द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र के कौन सा गुण है बेटा? ये सदिश या अधिक सदिश गुण। विद्युत क्षेत्र के सदिश गुण के तुल्य होता है। यानी कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण उसके द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र के सदिश गुणा, क्रॉस प्रोडक्ट है, इंटू नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणा के योग के सदिश गुणा के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है? द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र के सदिश गुणा के तुल्य होता है। खत्म बात। तो ये था आपका द्विध्रुव आघूर्ण के लिए उसका तौर, अर्थात उस पर कितना बलागुण लगेगा। ठीक है, कॉपी करो यहां तक। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या केस है? यहाँ पे कुछ ऐसा केस है कि आपको एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव दिया जिस पर एक आवेश -2 दूसरा +2, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी ये 2 है बेटों, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों की मध्य की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, ये जो द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के एंगल पे, कितने एंगल पे है? 30 डिग्री के एंगल। सर अगर समान विद्युत क्षेत्र में कोई भी द्विध्रुव है तो सबसे पहले तो क्या करेगा? घूर्णन गति करेगा। घूर्णन गति करेगा तो उसके लिए बलागुण की जरूरत पड़ेगी। वो बलागुण भी तुझे दीजिए कितना? 4 न्यूटन मीटर। बलागुण की वैल्यू क्या है? 4 न्यूटन मीटर। सर निकालना क्या है? निकालना है तुझे आवेश का मान। निकालना क्या है? आवेश का मान। आवेश का मान कैसे निकाला जा सकता है? अगर तुझे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पता चले। सुनना बात को, छोड़ो। केस क्या दिख रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समान विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र और एक द्विध्रुव दिख रहा है। डायरेक्ट ही अप्लाई कर दे। क्या सर? टो इक्वल टू पी साइन थीटा आता है मेरे दिमाग में, क्या आएगा? टो इक्वल टू पी साइन थीटा। पी द्विध्रुव आघूर्ण है, ई विद्युत क्षेत्र, साइन थीटा थीटा है। ठीक है, टो और बलागुण है। ये कब आएगा? जब कोई भी द्विध्रुव तेरा समान विद्युत क्षेत्र में है, तब ये दिमाग में बात आई। बिल्कुल आएगी सर। अब क्या करूं? टॉर्क की तुझे वैल्यू दी हुई है क्या? हाँ, 4 दी हुई है सर टॉर्क की वैल्यू। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेते हैं। कैसे? देख, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कैसे? तो इज इक्वल टू Q इंटू 2L। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। ऐसा कुछ एज इट इज है, बस मैंने क्या किया कि डाइपोल मोमेंट है इसको इलैबोरेट करके लिख लिया, खोल के लिख लिया Q इंटू 2L। अब देख, यहाँ से टॉर्क की वैल्यू तुझे पता है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी तुझे गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुझे गिवन है, साइन थीटा तुझे गिवन है, सिर्फ आवेश का मान ही निकालना है। कौन सा हार्ड क्वेश्चन है भाई? ये ले, बलागुण की वैल्यू 4। ठीक है भैया, ठीक है भैया। आवेश की मान नहीं पता, आवेश का मान निकालना है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको मीटर में कन्वर्ट करके 2 - 10 ऐसे लिखेंगे। सेंटीमीटर में दी हुई है ना, मीटर में लिखते हैं, इसलिए मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 × 10⁵, 2 × 10⁵। साइन थीटा की जगह साइन 30 लिख दो, साइन 30। खत्म, थ्योरी खत्म। 4 = Q इंटू 2 × 2। चलो पहले देखिए, 2 × 10⁻² और 10⁻+5 कितना हो गया? 10⁻+3। प्लस का 5 और माइनस कितना हो गया? +3 इंटू 2 इंटू साइन थीटा की साइन 30 की जगह क्या रख दो? 1/2। साइन 30 की कितनी थी? 1/2। ये 2 से ये 1/2 कट, क्या बचा? और इस 2 से ये 4 भी कट 2 टाइम्स। यहाँ क्या बची है? नेक्स्ट 2 = Q इंटू ये 2 से 2 कट, 2 × 10⁻+3 बच गया। इस 10⁻+3 को भी इधर लेके जाओ, 2 × 10⁻+3 इधर रखें, क्या बच जाएगा? -3 = यानी आवेश का मान आ गया आपके पास। क्या है भाई आवेश का मान? आवेश का मान आ गया
2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, या इसे और लिख सकते हो, -3 को क्या लिखते हैं, मिली कूलम, तो 2 मिली कूलम, ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब ये किसी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है ना, इतना इजी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा। बस दिक्कत ये थी कि आप बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक आंसर निकालते है ना, यहाँ तक भी दिए नहीं, उसको इसमें ऑप्शन इस तरीके से दिए थे 2 मिलीग्राम 3 मिलीग्राम, तो बस यहाँ टच करना था, खत्म, खेल ही खत्म। बहुत हार्ड क्वेश्चन था। ओके बच्चों, अब क्या करने वाले हैं हम, तो इक्वल टू पी साइन थीटा नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास है। बच्चों पहले वाले केसेस में क्या कर रहा था मैं, सुनना बात, पहले वाले केसेस में जो मेरा द्विध्रुव है उसे मैंने किसी एंगल पे रखा हुआ था, उसे मैंने एक एंगल पे रखा हुआ था, जो एंगल था थीटा एंगल, किसी एक कोण पर मैंने उसको रखा हुआ था। अब क्या करना है, अब क्या करना है, कुछ स्पेशल केसेस था कि इसके साथ में किस तरीके से आप छेड़खानी कर सकते हो, बलागुण के साथ में किस तरीके से आप छेड़खानी कर सकते हो, करो आओ। तो सबसे पहले छेड़खानी क्या करनी है, ये जो है, अब अगर इस थीटा को बड़ा बढ़ा के ये इधर -2 है और इधर +2, तो मैं इसे इस तरीके से अभी कैसे रखा हुआ बेटा, ऐसे रखा हुआ, तो मैं क्या इसको इंक्रीज करके ऐसे कर देता हूँ, यानी कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है मेरा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देखना एक बार। अब मेरा जो द्विध्रुव आघूर्ण है, अब मुझे ये द्विध्रुव आघूर्ण कैसे दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, अच्छा ये +q, ये -2, इनके बीच का एंगल कितना, 90। मैंने क्या किया, इसको घुमा के बिल्कुल खड़ा कर दिया, यानी कि बिल्कुल क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री में कर दिया। अब जरा देखो थीटा की जगह कितना हो गया, 90 डिग्री, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, पुट करो जरा फॉर्मूले, तो इक्वल टू पी ई साइन 90। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, साइन 90 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, साइन 90 इक्वल टू 1, क्या है ये, साइन की मैक्सिमम वैल्यू। अगर साइन की मैक्सिमम वैल्यू है तो इससे जो तो आएगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम, पी इंटू टी, पी इंटू टी, यानी कि ये क्या है, अधिकतम बलागुण है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में या किसी समान विद्युत क्षेत्र में उस पर द्विध्रुव पर अधिकतम बलागुण कब होगा, जब द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र परस्पर क्या हो, लंबवत, जब द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र परस्पर क्या हो, लंबवत। इस लाइन को स्टेटमेंट में लिख लो, इसके नीचे लिख लेंगे, कहाँ लिखो, क्या लिखो, कि द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र परस्पर यानी कि एक दूसरे के लंबवत हो, कैसे हो, लंबवत हो, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, परस्पर लंबवत हो, तो द्विध्रुव पर आरोपित बलागुण क्या होगा, अधिकतम होगा, आरोपित बलागुण क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, यानी कि किसी भी द्विध्रुव पर आरोपित बलागुण क्या करना है, मैक्सिमम करना है। कुछ मत करो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करो, मैक्सिमम बलागुण आ जाएगा आपका, मैक्सिमम बलागुण आ जाएगा, कॉपी करो। अब इसके साथ और क्या हो सकता है, सब दोस्तों, इसको मैं अभी 90 किया ना, तो मैं क्या करता हूँ, 0 एंगल पे कर देता हूँ, मैंने क्या करता हूँ, इसको बिल्कुल इस तरीके से कर देता हूँ। देखो एक बात और, देख इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसके लिए बलागुण किधर है, ऊपर, मतलब माइनस से प्लस होगी ना, तो बलागुण की डायरेक्शन कैसी होगी, ऊपर की तरफ। देख दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे एक फोटो भी बना देता है। अब थोड़ा सा कुछ केस, स्पेशल केस कर, कैसा, देख स्पेशल केस का मीनिंग ये है, चलो ये कर दो, उसके बाद में कुछ स्पेशल केस कर दो, ये वाला कॉपी करो। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल याद आ गया बच्चों, किसी कंपटीशन में आया हुआ एग्जांपल,
छोटा सा है कर लो। क्या कि एक HCl का कंपाउंड है, किसका कंपाउंड है? HCl का कंपाउंड। ये किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र में। कुल मिलाकर आपको क्या करना है, इस पर आरोपित अधिकतम बलागुण निकालना है। क्या निकालना है आपको? इस पर आरोपित अधिकतम बलागुण, बोले तो टॉ मैक्सिमम आपको इस पे फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में बता देता हूं आपको। इसको P की वैल्यू दी रहती है 6 × 10⁻⁻30 कूलम्ब और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी रहती है आपको 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। हो जाएगा क्या? आराम से हो जाएगा सर। कैसे? डायरेक्ट टॉ मैक्सिमम का मीनिंग P × E कर दो डायरेक्ट। टॉ मैक्सिमम का मीनिंग क्या? P × E कर दो। T की वैल्यू है 6 × 10⁻⁻30 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁴। सोल्व करो कितना है? 18 × 10⁻26। इसको और सोल्व करो 1.8 × 10⁻27 न्यूटन मीटर। ये आया मैक्सिमम टॉ। अच्छा, इस क्वेश्चन को हार्ड, ये तो सिंपल था है ना, P की वैल्यू दे दी, E की वैल्यू दे दी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था। इस क्वेश्चन को हार्ड कैसे कर सकता था बच्चों? आपको पता है कि HCl एक कंपाउंड है, आपको उसको भी जरूरत है। आप उसको पता है कि आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? द्विध्रुव आघूर्ण की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? द्विध्रुव आघूर्ण की। वो क्या करता? वो सिर्फ क्या करता? बोल देता कि HCl के दोनों आयनों के मध्य की दूरी, कुछ भी दे देता, मान लो 10⁻⁻27 मीटर। कितनी दी थी? दोनों आयनों के मध्य की दूरी 10⁻⁻27 मीटर। फिर आप क्या करते? इस पर भी प्लस आवेश आएगा, इस पर भी माइनस आवेश आएगा। तो इसके लिए फिर द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू कैसे निकालते? P = 2 × 2a है ना। आवेश का मान क्या होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब और दोनों के मध्य की दूरी ये। फिर दोनों को प्रोडक्ट करके कुल मिलाकर आपके निकालते फाइनली डायपोल मोमेंट निकालते, उसकी वैल्यू यहाँ उसमें डायरेक्टली आपको इजी कर दिया। चलो इसको कॉपी करो, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी अच्छे से कैसे सब करने वाले हैं। ओके बच्चों, जो द्विध्रुव है अगर वो विद्युत क्षेत्र में कुछ इस तरीके से थीटा एंगल पे रखा हुआ है, उसके लिए बलागुण क्या होगा? टॉ = P sin थीटा। बोल बराबर है, तो बात सही है। अब मैं इसे क्या करना चाहता हूँ? निम्नतम करना चाहता हूँ। इसे क्या करना चाहता हूँ? निम्नतम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, या साइन थीटा की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? 0 करनी पड़ेगी। अगर साइन थीटा 0, इसका मतलब ये क्या है? मिनिमम है। ये क्या है? मिनिमम है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो सकता है? PE sin 0, PE sin 0, यानी कि जो टॉर्क आएगा वो भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट 0। यानी कि जो टॉर्क आएगा वो भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट 0 हो जाएगा। ये क्या समझ में आया? तो मिनिमम आएगा वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट 0 हो जाएगा। सर ठीक है, अब क्या करें? अब सुनना, इसका मतलब ये 0 कब होगा बेटा? 0 कब होगा? जब बलागुण और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में हो। यानी कि अभी विद्युत क्षेत्र किधर है? इस तरफ है, तो बलागुण भी कैसा होना चाहिए? इस तरफ होना चाहिए। अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो बलागुण भी किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए। इधर होना चाहिए मतलब माइनस से प्लस, यानी कि प्लस क्यू तो इधर हो और माइनस क्यू ऐसा हो। तो इसका मतलब जो बलागुण मुझे बनाना है वो कैसे बनाना है बेटा? ऐसे। जो बलागुण मैं बनाना चाह रहा हूँ वो कैसे बनाना पड़ेगा मुझे? कुछ इस तरीके से, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये मिडिल पॉइंट O, इन दोनों के बीच की दूरी 2l, और ये बलागुण की दिशा देख, माइनस से प्लस होती है, देख बलागुण की किधर लग इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर लग इस तरफ, तो भी साइन क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा, एक केस और पॉसिबल है, एक केस और पॉसिबल है। बलागुण को न्यूनतम करने के लिए एक केस तो क्या कि माइनस क्यू, यानी द्विध्रुव को इस तरीके से रख दो कि माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है, यानी कि इसकी डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 0, दोनों समानांतर है।
एक केस और पॉसिबल है। क्या 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 सर बताओ, हमें बताओ जल्दी बताओ। निम्नतम बल आघूर्ण करने के लिए आपने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कर दी, साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कर दी 0 पे। क्या 0 पे ही मिनिमम होती है साइन थीटा की वैल्यू? नहीं सर 180 पे भी होती है। एक तो बोल रहे हाँ सर तो भूल ही है। देख कैसे वापस से सेम पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या होगा, वापस से टो इक्वल टू पी साइन थीटा लिख दो। अब तेरे को क्या करना है, साइन थीटा को मिनिमम करना है। क्या करना है तेरे को, साइन थीटा को मिनिमम। ए तो तूने थीटा इक्वल टू 0 पुट करके साइन थीटा को मिनिमम। एक और भी तो हो सकता है कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कर, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री करेगा तो साइन 180 कितना होता है, 180 होता है। चलो बोलो साइन 180 कितना होता है, 0। हाँ साइन 180 यानी कि टॉर्क की वैल्यू वापस से कितनी आएगी, पी साइन 180, और इसकी वापस से वैल्यू कितनी है, टो मिनिमम वापस पॉसिबल है। देख 180 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर आ रहा है तो तेरा बलाघूर्ण किधर जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए। बलाघूर्ण इस तरफ जाना चाहिए, यानी कि इधर माइनस हो और इधर प्लस हो, तो कुल मिला के ऐसा सीन बनेगा। देख ये प्लस क्यू आवेश, ये तेरा माइनस क्यू आवेश, ये बलाघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस इस तरफ, और ये मिडल पॉइंट ओ, इन दोनों के बीच की दूरी तेरी 2l होगी। ये कुछ इस तरह से सीन बनेगा। तो ये भी तो तेरा हो सकता है। सर दोनों केस दोनों केस में क्या हो रहा है, बलाघूर्ण निम्नतम हो रहा है, वैल्यू भी 0 आ रही है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है सर ऐसा? भाई दोनों में बलाघूर्ण की वैल्यू कितनी है, 0। दोनों में बलाघूर्ण क्या हो रहा है, निम्नतम हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देख इसे बोलते हैं, पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि बलाघूर्ण के लिए तो बलाघूर्ण और विद्युत क्षेत्र समांतर दिशा में है, यहाँ पे बलाघूर्ण और विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है। तो स्टार्ट पॉइंट डाल के लिख लो, यदि बलाघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र, यदि बलाघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र परस्पर समांतर हो, क्या हो, समांतर हो अर्थात सेम चीज डायरेक्शन में समान दिशा में हो, अथवा या फिर विपरीत दिशा में, या फिर विपरीत दिशा में हो, या फिर क्या हो, विपरीत दिशा में हो। दोनों ही केस में जो बलाघूर्ण है, दोनों ही स्थितियों में द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण की बची हुई द्विध्रुव आघूर्ण गलती हो गई, यदि द्विध्रुव आघूर्ण दोनों ही स्थितियों में बलाघूर्ण निम्नतम होता है। क्या होता है, निम्न। अधिकतम के लिए कितना होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए, और निम्नतम के लिए दोनों या तो परस्पर समानांतर हो या विपरीत दिशा में हो। निम्नतम की वैल्यू कितनी है, अगर कहीं पर कैसा जाए कि बलाघूर्ण निम्नतम, तो डायरेक्ट क्या पुट करोगे, टो इक्वल टू 0। डायरेक्ट क्या पुट करोगे, टो इक्वल टू 0। सर ठीक है बात, अब क्या करें सर? लेकिन अभी भी मुझे समझ में आया कि दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है। अब दोनों केसेस में डिफरेंस समझते हैं। यहाँ से हम जाने वाले हैं 11वीं की फिजिक्स में। बस फिर 11वीं की फिजिक्स का नाम मत लो, 11वीं में हम पागल नहीं है जो पढ़ाई करेंगे, फिर पढ़ाएंगे। बच्चों इस केस को बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। अब लोकड़ा हो गया, स्थायी साम्यावस्था इस केस को बोलते हैं, और इस केस को बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। सर क्या क्या झटका, सर झटका, अस्थायी साम्यावस्था। इसको बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था, और इस केस को बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। अर्थात
स्थायी साम्यावस्था कब होगी? जब बल आघूर्ण विद्युत आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र दोनों क्या हो? समान दिशा में, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। अस्थायी साम्यावस्था कब होगी? अस्थायी साम्यावस्था कब होगी? जब बल आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र दोनों क्या हो? विपरीत दिशा में, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो? 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो? 180। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक स्थायी साम्यावस्था है और एक अस्थायी साम्यावस्था। एक स्थायी साम्यावस्था है और एक अस्थायी साम्यावस्था है। अब लफड़ा पड़ेगा आपको, एक तो स्थायी साम्यावस्था निकली और एक अस्थायी साम्यावस्था। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम असमान विद्युत क्षेत्र, अभी तो कहाँ लेके गए द्विध्रुव आघूर्ण को, हम द्विध्रुव को कहाँ लेके गए? समान विद्युत क्षेत्र। अब कहाँ लेके जाने वाले हैं? असमान विद्युत क्षेत्र। भाई अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके गए तो क्या हुआ कि सबसे पहली बात तो कुल बल लगने वाला कुल बल कितना है? 0 है। दूसरी बात टॉर्क आया, तो उसके बाद क्या आया? अगर कुल बल 0 है तो और क्या हो सकता है? दूसरी बात क्या हो सकती है कि उस पर क्या लगेगा? बलाघूर्ण लगेगा। उस बलाघूर्ण की वैल्यू भी निकाली, फिर उस बलाघूर्ण के साथ साथ क्या क्या कैसे पॉसिबल थे, कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा, वो केस हमने सोल्व करेंगे। हमने 2 केस देखे, एक स्थायी साम्यावस्था है, एक अस्थायी साम्यावस्था। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लस सेकंड चीज हम वहां देखेंगे कि अगर द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में लेकर चला जाए, द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में लेके चले जाएं तो वहां पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये दोनों केसेस स्पेशल है और नेक्स्ट लेक्चर तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर हम जाएंगे 11th की फिजिक्स। कहाँ पे जाएंगे? 11th की फिजिक्स। थोड़ा सा रोटेशन को याद करें हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए, थोड़ा सा रोटेशन को पढ़ लें, घूर्णन गति को, अर्थात कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं ना, जड़त्व के सिद्धांत आई अल्फा जो भी निकालते हो। और दूसरा सरल आवर्त, यानी कि अब क्या करवाएंगे हम इस द्विध्रुव को सरल आवर्त गति करवाएंगे। थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है बट फिर भी इजी वे में हम उनसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं।